सो हेलो क्लास 11th। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मेरी ज्योग्राफी की जो सिलेबस का वीडियो था वो मैंने ऑलरेडी डाल दिया था आपको एक दो दिन पहले ही। एंड ये जो सिलेबस का ओवरव्यू है इस वीडियो में, ये बेसिकली आपकी ओरिएंटेशन क्लास होने वाली है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको सिंपल सा जो ओरिएंटेशन रिलेटेड है, जैसे क्लास 11 से आपने क्लास 10 से जो आपने क्लास 11 में ट्रांजिशन किया है, इसके बीच में जो बहुत बड़ा जो गैप होता है ना, उसको आज हम फिल करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका जो ट्रांजिशन है ना वो बहुत स्मूथली हो सके, ठीक है। क्योंकि अभी तक जो आपने 10th तक पढ़ा वो बहुत बेसिक लेवल का होता है, 11 से उसका कोई लेना देना नहीं होता। 11th आपका स्टैंडर्ड क्लास है, हायर एजुकेशन के लिए है, ठीक है। तो ये अच्छी क्लास है, इसमें अच्छे अच्छे सिलेबस हैं, अच्छी बुक है, इसकी हार्ड बुक है आपकी, तो एक बार में आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए जो ट्रांजिशन का फेज़ है ये आपको अच्छे से टैकल करना पड़ेगा ताकि सारी चीज़ें स्मूथली आपको समझ आने लगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को ब्रीफ नहीं करूँगा, आपके लिए बुक बताऊँगा कि बुक कौन सी लेनी है आपको। ब्रीफली इंट्रोड्यूस करूंगा हर चैप्टर को कि इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं पहली बार ये चैप्टर पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, ठीक है। मैं पहले इंट्रोड्यूस करा दूंगा ताकि आपके माइंड में एक पूरा टाइमलाइन बन जाए कि इस चैप्टर मुझे ये पढ़ना है, इसमें ये पढ़ना है, ठीक है। फिर आपका अप्रोच क्या रहेगा स्टडी को लेके, ठीक है। आने वाले टाइम में आपको कैसे स्टडी करनी है ताकि आपका सबसे ज़्यादा आउटकम निकाल पाओ, ठीक है, बेस्ट आउटकम निकाल पाओ, ये मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। बेस्ट रिसोर्सेज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बेस्ट रिसोर्स क्या होंगे आपके पढ़ाने के लिए। मैं 3 रिसोर्सेज बताऊंगा, ठीक है, क्लास 11th के लिए, और 3 बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होंगे, ठीक है। फिर एंड में हम बात करेंगे कि आपको हमारे क्लास में नोट्स कैसे बनाने हैं। अब देखो, अभी तक आपने जो नोट्स बनाए थे वो उसका कोई मैटर नहीं होता। नोट्स बनाने का एक पूरा टेक्निक होता है, एक उसका पूरा प्रॉपर वो होता है, फॉर्मेट होता है, नोट्स कैसे बनाते हैं ताकि वो आपको हायर एजुकेशन में भी काम है, ठीक है। चाहे वो आप आगे ग्रेजुएशन में काम दो या फिर आगे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करोगे उस टाइम पे काम आएगा। नोट्स एक ही बार ऐसे बना लो कि आगे भी आपको काम आते रहें, ठीक है। तो सारी बात हम एक ही बार में करेंगे, ठीक है। और पहली बात, आपको हमारे क्लास में ऐसे मुंह बंद करके और कान बंद करके नहीं बैठे रहना है, हाथ बंद करके। आपको कान खुले रखने हैं एंड हाथ में पेन एंड पेपर होना चाहिए। जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा आपको वो नोट डाउन करते रहना आपके फेयर वाली कॉपी में, ठीक है। फेयर वाली कॉपी जो मैंने बनवाई थी आपकी, ठीक है, उसमें क्या पहले पेज पे मैंने जो सिलेबस मार्क करवाया था उसको आपने लिखना है, ठीक है, चैप्टर नंबर विद चैप्टर नेम, ठीक है। उसके आगे कौन कौन से चैप्टर से मैप आएंगे वो भी मैंने मार्क करा रखा है आपको। एंड देन दूसरे पेज पे जो मैं आज बताऊंगा वो आप लिख लेना, ठीक है। आपको बुक से मैंने इंट्रोड्यूस करा ही दिया था पहले लेक्चर में। आपके पास 2 बुक हैं क्लास 11th में ज्योग्राफी की। पहला जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड दूसरा है इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। देखो क्या होगा, दोनों बुक पैरेलल चलती हैं, एक साथ चलती हैं। इस बुक में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, और इस बुक में हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं और ज़्यादा, अगर मैं डिटेल में जाऊं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप जो और ज़्यादा वर्ल्ड ज्योग्राफी में इस वाली बुक में, बुक नंबर 1 में, आप जितने भी फिनोमिना होते हैं ज्योग्राफी में, जैसे क्लाइमेट कैसे बनता है, हीट बैलेंस कैसी होती है, अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, सोलर जो सिस्टम है हमारा वो कैसे फॉर्म हुआ था, सन कैसे फॉर्म हुआ था, हीट कैसे आती है हमारे एटमॉस्फेयर में, कितना हीट बाहर जाती है, कितना हीट बैलेंस कैसे होता है, क्लाउड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, 11th की एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। और 10th की जो 11th की जो सेकंड बुक है आपकी इंडियन फिजिकल इन्वायरमेंट, इसमें हम क्या डील करते हैं, इसमें हम बेसिकली डील करते हैं कि इंडिया का जो लैंडफॉर्म है वो कैसा है, मतलब इंडिया में कहाँ पे कौन से पहाड़ हैं, पहाड़ कैसे बने, जैसे हिमालय कैसे बना था, ड्रेनेज सिस्टम कैसा है इंडिया का, ठीक है, कौन सी नदी कहाँ पे बहती है, उसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सारी हम बात इसमें करेंगे। इंडिया में कौन से एरिया में कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जैसे आपको पता होगा ना, फॉरेस्ट के भी कई टाइप होते हैं, तो इंडिया में कौन से फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं, इंडिया का वेस्टर्न घाट क्या है, ईस्टर्न घाट क्या है, इंडिया की लोकेशन क्या है, अगर हम ज्योग्राफी में वर्ल्ड मैप में बात करें तो इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ये सारी हम इसमें बात करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लास 11th में जानने को मिलेंगी, और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ अगर आपने 11th पढ़ ली है अच्छे से, अगर आपने 11th की ये दोनों बुक जो मैं बता रहा हूँ, ये दोनों अगर बुक आपने अच्छे से ख़त्म कर ली विथ प्रॉपर नोट्स आपने बनाए हुए हैं, तो आपका 20 to 30% सिविल सर्विस का जो सिलेबस है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। बस आपके दिमाग में होना चाहिए, ये नहीं कि आपने अच्छे से पढ़ लिया फिर 1-2 महीने बाद भूल गए, ऐसा नहीं, आपके दिमाग में अच्छे से छप जाना चाहिए ये सारी चीज़ें। और अगर मैं इंपॉर्टेंट कुछ बताऊं तो आपके रूम में या फिर आप जहाँ पे पढ़ते हो वहाँ पे एक इंडिया का मैप और प्लस एक वर्ल्ड का मैप, ठीक है, होना चाहिए।
वर्ल्ड का मैप और इंडिया का मैप कैसा होगा, एक पॉलिटिकल मैप होगा, एक फिजिकल मैप होगा, ठीक है। पॉलिटिकल मैप में जो पॉलिटिकल कौन से मैप होते हैं, पॉलिटिकल मैप होता है जहाँ पे हर स्टेट मार्क होता है, जैसे इंडिया कहाँ पे है, या फिर मैं ये आने वाले लेक्चर में आपको बता दूंगा कौन सा मैप आपको लगाना है। आपके स्टडी टेबल के पास मैप होना चाहिए, क्योंकि मैं या तो पॉलिटी पढ़ाऊंगा या ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा या हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, सबको मैप के साथ पढ़ाऊंगा। क्योंकि अगर आप मैप से पढ़ोगे तो पहली बात 2 बेनिफिट होंगे इसके। पहली बात, मैप आपको अच्छे से याद हो जाएगा, और मैप का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ह्यूमैनिटीज़ में आपको एक एक लोकेशन पता होगी, और दूसरा आपको याद करने में आसानी होगी कि ये चीज़ यहाँ पे हुई थी, ठीक है, वो कौन सी नदी कहाँ बहती है, ये सारी चीज़ आपको वहाँ पे आसानी से याद हो जाएंगी, ठीक है। तो मैप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब हम एक एक सिलेबस को देख लेते हैं, ठीक है। पहला जो आपका बुक है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इसमें हम जो पहला ही चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें हम सबसे पहला ही जो देखेंगे ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, ठीक है। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, डिसिप्लिन का मतलब होता है सब्जेक्ट, ठीक है। बस ये लेक्चर में मैं आपको हर चैप्टर से थोड़ा थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस करा दूंगा, ताकि मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। डिटेल में हर चैप्टर जब हम पढ़ेंगे ना, तब जाएंगे डिटेल में जाएंगे, ठीक है। तो ज्योग्राफी ऐसा डिसिप्लिन क्या है, ज्योग्राफी जो हम सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, इसका बेनिफिट क्या है, क्योंकि अब 11th में आपने देखो, अब 10th में तो आपको सारा सिलेबस पढ़ना पड़ता है, सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, बट 11th में आपको आके पर्टिकुलर जो स्ट्रीम है वो चूज करना पड़ता है। तो आपने क्या चूज़ किया है, आपने ह्यूमैनिटीज़ चूज किया है, आर्ट्स चूज किया है, ठीक है। तो अब आपने ज्योग्राफी ले लिया है, तो ज्योग्राफी के बारे में आपको पता होना चाहिए ना कि ज्योग्राफी ऐसा डिसिप्लिन क्या है, इसको हम कैसे पढ़ते हैं, इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको चैप्टर नंबर 1 में पता चलेंगी, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में हम स्टार्ट करेंगे अर्थ से, ठीक है, कि अर्थ कैसे बना, द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, अर्थ कैसे बना, और जो आज का जो प्रेजेंट टाइम है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। मतलब पहले जब बना था तो बहुत आग का गोला था, फिर धीरे धीरे ठंडा होते चला गया, ठीक है। तो ये जो इवोल्यूशन का फेज है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। फिर चैप्टर नंबर 3 में हम देखेंगे कि अर्थ के अंदर क्या है, इंटीरियर ऑफ अर्थ, क्रस्ट, मेंटल कोर हमने तो पढ़ा था, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके क्रस्ट मतलब अर्थ के नीचे इंटीरियर में होती हैं, ठीक है। अपने प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में नहीं सुना होगा, ठीक है। बहुत सारे स्टेनोस्फीयर है, ये सब चीज़ें आपने नहीं सुनी होंगी। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको चैप्टर नंबर 3 में बहुत अच्छे से बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 4 में देखेंगे कि जब अर्थ बन गया, ठीक है, अर्थ के नीचे हमने देख लिया कि कौन कौन क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सा लेयर है, क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि अर्थ में कहाँ पे कंटिनेंट्स हैं, मतलब कहाँ पे हमारी जो भूमि है यानी जो लैंड है वो कहाँ पे है, और जो ओशियन है वो कहाँ पे है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 5 में एक जियोमॉर्फिक प्रोसेस देखेंगे, ठीक है, कि जो लैंड्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, ठीक है, कैसे पहाड़ बनते हैं, ये सब, ठीक है। फिर लैंड फॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन देखेंगे, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 में। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 में कंपोजिशन हम क्लाइमेट पे देख लेंगे, ठीक है। देखो यूनिट 3 यानी यूनिट 2 में हम देखते अर्थ के बारे में पूरा डिटेल में देख लेंगे कि अर्थ कैसे बना, अर्थ के नीचे क्या है, अर्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है, कहाँ पे कंटिनेंट है, कहाँ पे वो है। फिर यूनिट 3 जो लैंड फॉर्म्स है, उसमें हम देख लेंगे लैंड फॉर्म्स के बारे में कि कहाँ पे प्लेटूज हैं, कहाँ पे डेजर्ट हैं, कहाँ पे प्लेन्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर यूनिट 4 में जो चैप्टर नंबर 7 से लेकर 11 तक है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट IMP, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। मतलब हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका कॉम्पोजिशन क्या है, वो बना कैसे है, और उसका स्ट्रक्चर क्या है। आपने पढ़ा होगा ना, 5-6 लेयर होती हैं हमारे अर्थ के ऊपर, वो कैसे बनती हैं, उनका कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 8 में देखेंगे हम सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। सोलर रेडिएशन मतलब जो सन की जो रेज आती हैं हमारे पृथ्वी पे, वो सारी आपको पता होगा कि जो सारी रेज आती हैं वो सारी रुकती नहीं है, मतलब 90% जो रेज होती हैं वो हमारी अर्थ जो कहती है वो रिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है। अगर मान लो जितना सन रेज आती है हमारे अर्थ पे, अगर वो सारी रुकने लग जाएंगी ना, तो आदमी मतलब जो हमारा अर्थ है वो 1 मिनट भी नहीं लगेगा, गर्म हो जाएगा, फिर आग का गोला बन जाएगा। तो अर्थ क्या करती है, जब भी सन की जो रेज आती है ना, उसमें से 90% रिफ्लेक्ट करती रहती हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं हीट बैलेंस, ठीक है। यानी जो हीट है हमारे पृथ्वी का वो बैलेंस रहता है इसी से। तो ये सारी चीज़ें, ये जो फिनोमिना होते हैं उनको हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 जो है, चैप्टर नंबर 9 में हम क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है, मतलब हवा किस दिशा से किस दिशा की तरफ, किस डायरेक्शन की तरफ जाती है, ठीक है। कहाँ से कहाँ हवा जाती है, तो कौन से एरिया में
मतलब कौन से एरिया में टेम्परेचर लो होता है जिसकी वजह से वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है, फिर हाई प्रेशर क्रिएट होता है तो वहाँ पे बारिश क्यों होने लगती है। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर नंबर 9 में देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या सीखोगे, 1 मिनट में बताऊँ। अगर ये जो बुक है इसमें हम बहुत सारे थ्योरी पोर्शन सीखेंगे, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे देख लेंगे सर्कुलेशन कैसे होता है, ठीक है। सर्कुलेशन कैसे होता है, मतलब एटमॉस्फेयर में जो सर्कुलेशन होता है एयर का वो कैसे होता है, मतलब कहाँ पे लो प्रेशर बनता है, कहाँ पे हाई प्रेशर बनता है। फिर इसको हम जो बुक नंबर 2 है उसमें इंडिया के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे कि इंडिया में मानसून कैसे आता है, बारिश कैसे होती है। तो आपको ऐसे ही पढ़ना है। बुक नंबर 1 में बहुत सारी चीज़ें आपको थ्योरी पता चलेंगी, फिर उसका इंप्लीमेंटेशन होगा इंडिया के कंटेक्स्ट में बुक नंबर 2 में, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 में वाटर इन द एटमॉस्फेयर, हम वाटर को पढ़ेंगे कि इंडिया मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें कितना % वाटर है, फिर वो वाटर किस फॉर्म में अवेलेबल है हमारे पास, मतलब बहुत सारे फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट आपके सिलेबस में अनफॉर्चुनेटली आउट है, ठीक है। ये सिर्फ इंटरनल असेसमेंट में या फिर प्रोजेक्ट में पूछा जाएगा, फाइनल में इससे जो फाइनल एग्जामिनेशन होगा उसमें क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट ये थोड़ा सा टफ भी है, बट मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपका मन होगा तो पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, आगे आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर अगर 12 की बात करें तो यहाँ से आपका यूनिट 5 स्टार्ट हो जाता है, वाटर, ठीक है। ओशियन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कि ओशियन पूरे वर्ल्ड में जो हमारी अर्थ है वहाँ पे कहाँ पे ओशियन है, कितनी गहराई है, ठीक है। इनके बारे में पढ़ेंगे। ट्रेंचेस क्या होते हैं, जो ओशियानिक कंटिनेंट होता है वो क्या होता है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 में हम देखेंगे मूवमेंट इन द ओशियनिक वाटर, मतलब जो ओशियन का वाटर होता है उसमें मूवमेंट किधर से किधर होती है। ये सारी चीज़ें ना एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में आपके बुक में दी हुई हैं, तो मैं वैसे ही डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपका जो दिमाग है ना वो खुले, ठीक है। मैं सिर्फ ऐसा काम करने के लिए नहीं आया हूँ कि आपको पढ़ाया फिर 11th में आपने पेपर दिया फिर सारा भूल गए। यही मैंने भी गलती की थी, 11th का मैंने ऐसे ही पढ़ा था। उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की सिविल सर्विसेज की तो फिर मुझे दोबारा 11th की बुक आके पढ़नी पड़ी। तो इसका क्या मतलब हुआ, मैंने एक बार 11th पढ़ी फिर उसके बाद दोबारा फिर आके 11th पढ़ी मैंने, फिर ये इसका क्या मतलब है, ये तो मेरा टाइम वेस्ट हुआ ना। तो इसलिए इससे अच्छा है कि आपको ऐसे मैं पढ़ा दूँ, ऐसे नोट्स आपको बनवा दूँ ताकि आपको जितना भी आगे काम आना हो उसी नोट्स से आपका काम हो जाए, आपके दिमाग में सारी चीज़ें छपी हुई हों, ठीक है। चैप्टर नंबर 14 जो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन है, ये सिर्फ आपका इंटरनल असेसमेंट में आएगा या फिर प्रोजेक्ट बनाने के लिए आएगा। इससे आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे, एक बात याद रखना आप, ठीक है। क्वेश्चन इससे नहीं आएंगे फाइनल एग्जामिनेशन में, ठीक है। अगर हम बुक नंबर 2 की बात करें तो बुक नंबर 2 आपको मैंने पहले ही ऑलरेडी बता दिया है कि जो बुक नंबर 2 है ये डील करती है सिर्फ इंडिया से, इंडिया का फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा है, जिसमें पहले ही चैप्टर में हम देख लेंगे कि इंडिया को इंट्रोड्यूस कर देंगे आपसे कि इंडिया का लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है। इसका लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, इंडिया का ईस्टर्न पॉइंट क्या है, वेस्टर्न पॉइंट क्या है, इंडिया के जो नेबरहुड्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 2 में हम देखेंगे कि इंडिया की फिजियोग्राफी क्या है। फिजियोग्राफी का मतलब होता है इंडिया में कहाँ पे इंडिया का जो क्या बोलते हैं बनावट, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ इंडिया की बनावट कैसी है, कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे मैदान है, कहाँ पे डिजर्ट है, कहाँ पे माउंटेन्स हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 3 में हम देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, ठीक है। कि इंडिया की नदी, मतलब इंडिया की आपको अभी तो आपने बहुत कम नदियों के बारे में पढ़ा होगा ना, जब ये चैप्टर पढ़ोगे इंडिया ड्रेनेज सिस्टम के बारे में तो बहुत चीज़ आप देखो। अगर मैं बताऊँ एक बात मैं गारंटी देता हूँ, जब आपने 11th की ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस आपने खत्म कर ली, ठीक है, उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, यूपीएससी लेवल के दूंगा, एसएससी लेवल के दूंगा, ठीक है, जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होते हैं उनके। मैं गारंटी देता हूँ ये जो ड्रेनेज सिस्टम है ना, ये चैप्टर आपने कर लिया तो जो रिवर सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं हर एग्जामिनेशन में वो सारा क्वेश्चन आप कर लोगे। ये जो स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी है इस चैप्टर से जो माउंटेन्स से क्वेश्चन आते हैं ये सब चीज़ें आप यहीं पर कर लोगे, आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आगे पढ़ने की, इतनी अच्छी बुक है ये, ठीक है। और चैप्टर नंबर 4 की बात करूँ तो इसमें हम देखेंगे क्लाइमेट, ठीक है। इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, मानसून में कैसे आता है इंडिया में, ये जो इंडिया है यहाँ से बे ऑफ अरेबियन सी से मानसून आता है, फिर बे ऑफ बंगाल से मानसून आता है, ये कहाँ कहाँ पे बारिश करता है, फिर जो रिट्रीटिंग मानसून आता है ये जब जाता है तो वापस भी तो आता होगा, तो वापस भी आता है, तो ये कहाँ कहाँ पे बारिश करता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं बताऊँ आपको तो ये जब आपने ये सब पढ़ लिया है तो मैं ये बोलूँगा जब आप ये सब पढ़ लेना तो फिर न्यूज़ देखना स्टार्ट करना, न्यूज़ ऑटोमेटिकली आपको बहुत अच्छे समझ में आने लगेगी। जहाँ पे कहीं पे मान लो भूकंप आया या फिर कहीं पे डिज़ास्टर आया, कोई नेचुरल डिज़ास्टर आया जैसे भूकंप आया हो या फिर सुनामी आई हो, कोई साइक्लोन आया हो, तो ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से समझ में आने लगेंगी ये सारी चैप्टर पढ़ने के बाद, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 की अगर मैं बात करूँ तो नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर, ये आपका सिर्फ इंटरनल असेसमेंट में पूछा जाएगा, ठीक है। इससे क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे, ठीक है। चलो बेस्ट रिसोर्सेज फॉर योर प्रिपरेशन मैं आपको बता देता हूँ, तो सिर्फ 3 रिसोर्सेज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहला
न्यू एनसीईआरटी, ठीक है, 1 मिनट, न्यू एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी प्लस मेरे क्लास नोट्स प्लस मेरे शॉर्ट नोट्स, ठीक है, ये 3 चीज़ें। अब देखो मैं बताऊं आपको, एनसीईआरटी आपके पास है बुक, ठीक है, बुक है, ठीक है। क्लास नोट्स मैं आपको एज ऑलवेज फ्री में दूंगा, ठीक है। जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा उसको मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पे फ्री में दूंगा। तो इसके लिए आप टेलीग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो ज्वाइन कर लो, ठीक है। और ये जो शॉर्ट नोट्स की बात है ये पेड होंगे, ठीक है, पेड होंगे। अब देखो मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, ये पेड होंगे सिर्फ 99 रुपीज़ के लिए, ठीक है, 99 रुपीज़ के लिए पेड होंगे। और 99 का मतलब ये है, इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, ये तीनों के नोट्स आपको मिलेंगे 99 रुपीज़ में, ठीक है। अगर आपको ये 99 रुपीज़ भी नहीं देने हैं तो सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए, ठीक है, 1000 सब्सक्राइबर हो गए और मेरा यूट्यूब से इनकम आने लगा तो मैं ये भी फ्री कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। यूट्यूब से मुझे बस इनकम से मतलब है, मुझे थोड़ी सी इनकम आने लगे, मेरा काम जो मेरा खर्चा वो निकल जाएगा ताकि मुझे पैसे ना मांगने पड़े। तो मैं बस इतना ही चाहता हूँ, ठीक है। तो ये शॉर्ट नोट्स देखो, पैसे क्यों चार्ज कर रहा हूँ मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ। पैसे देखो, क्लास नोट्स में आपको प्रेजेंटेशन बनाऊंगा वो फ्री में दे दूंगा, बट क्लास नोट्स क्या होते हैं, जो देखो क्लास नोट्स में क्या होता है, मैं पहले एक पेज पे लिखूंगा, ठीक है, फ्लो चार्ट बनाऊंगा, एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा, हर चीज़ करूंगा, 2-2 3-3 रिसोर्सेज आपके लिए देखूंगा, उसको पढ़ूंगा, जो बेस्ट टॉपिक होंगे उनको मैं ऐड करूंगा अपने नोट्स में, उसके लिए मैं चार्ज करूंगा, उसको फिर प्रिंट के लिए दूंगा, प्रिंट के लिए इन द सेंस मैं उसको टाइप करने के लिए दूंगा किसी को, वो मेरे से चार्ज करेगा, तो इसलिए मैं उसको बस सिर्फ चार्ज कर रहा हूँ, वो भी 99 रुपीज़। मैं अगस्त में लॉन्च करूँगा, ठीक है, इसको अगस्त में लॉन्च करूंगा अपनी बुक को, इसको PDF को। तो उसके बाद अगस्त में ले लेना, आप सितंबर में ले लेना, या अक्टूबर में ले लेना, नवंबर में ले लेना, 3-4 महीने में आपको 99 रुपीज़ नहीं होंगे आपके पास, ये तो फिर ये गलत बात है, ठीक है। तो 99 रुपीज़ में ये कोई बहुत ईजी होंगे, ठीक है, 99 रुपीज़ बहुत मैंने कम फीस रखी है इसके लिए। तो ये 3 नोट्स हैं आपके लिए, 3 बेस्ट रिसोर्सेज हैं। इसके अलावा आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मतलब कोई भी एक रेफरेंस बुक लेने की जरूरत नहीं है, मेरी गारंटी है, ठीक है। मैं उतना ही पढ़ाऊँगा आपको जितना किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में आता है और जितना ही किसी क्लास 11th के एग्जामिनेशन में आता है, इससे ज़्यादा बाहर मैं कुछ आपको पढ़ाने वाला नहीं हूँ। एकदम पॉइंट टू पॉइंट रखेंगे। और फिर 12th में भी जब आप जाओगे तो वहाँ पे भी मैं सेम यही फंडा अपनाऊंगा, ठीक है। और अगर मैं बताऊँ आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी पढ़ाई को लेके, ठीक है, तो अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक टाइम लाइन ड्रॉ करूँ, तो आप अभी यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आपने अभी जस्ट क्लास 10th पास किया अभी आपने जस्ट, और यहाँ पे आप टाइमलाइन पे खड़े हो। अब यहाँ से आपकी 11th स्टार्ट होगी, ठीक है, 11th स्टार्ट होगी, ठीक है। इसके बाद आप आओगे यहाँ पे 12th में, ठीक है, 12th में आप आओगे यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ही टाइमलाइन ये बढ़ती जाएगी, 2-2.5 साल का लग जाएगा आपका, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ आपका, तो जो 11th है ना आपकी, ये बहुत क्या बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आपने 11th में आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपकी जो ग्राफ है ना ये ऐसे ऊपर उठता चला जाएगा, ठीक है। अगर आपने सिर्फ इसको हल्के में ले लिया कि भाई अभी मैंने 10th में बोर्ड्स दिए थे, 11th हल्के में निकाल देता हूँ, फिर 12th में जब बोर्ड्स आएगी तो पढ़ लूँगा, तो फिर ना ये जो आपका ग्राफ है ना ये नीचे जाएगा, ऐसे ऐसे डाउन चला जाएगा। क्यों मैं बता रहा हूँ रियलिटी आपको, चाहे आप डॉक्टर नीट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, जो डॉक्टर बनते हैं 12th में बच्चे जो एग्जामिनेशन देते हैं नीट की तैयारी, ठीक है, चाहे उनका देख लो, चाहे किसी भी एग्जामिनेशन का देख लो, 12th से ज़्यादा वेटेज जो होती है ना, 12th से ज़्यादा जो वेटेज होती है किसी भी एग्जामिनेशन में, वो 11th की होती है। क्योंकि 11th में ना बहुत काम की चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं। जैसे मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस है कि 12th से ज़्यादा हार्ड क्लास 11th है। तो आपका अप्रोच सिर्फ यही होना चाहिए कि जो मेरे जो लेक्चर्स आएंगे उनको रेगुलरली फॉलो करना है आपको। और कोई भी डाउट है आपका, कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, या फिर रिसोर्सेज से रिलेटेड हो, या फिर आपके पर्सनल चीज़ों से रिलेटेड हो, सिंपल सा आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे जाके ज्वाइन करके मेरा जो पर्सनल आईडी है मैंने वहाँ पे पिन कर दिया, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो कि भैया मुझे ये दिक्कत हो रही है और ये रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं। तो मैं आपको वहाँ पे, अगर मेरे पास फ्री में रिसोर्स कोई होगा तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अदरवाइज मैं आपको बेस्ट जो सजेशन होगा वो दे दूंगा वहाँ पर, ठीक है। तो रिसोर्स के लिए आप कभी भी पीछे मत हटना, ठीक है। और अगर मैं नोट्स मेकिंग की बात करूँ तो नोट्स मेकिंग, यार एक चीज़ वहाँ पे एक भूल गया मैं, चलो कोई बात नहीं, मैं बनवा देता हूँ, ठीक है। देखो ये बनता नहीं है यार यहाँ पे,
आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब कर दो तो यार वाइट बोर्ड ले लेता मैं भी, ठीक है, तो वहाँ पे पढ़ाता सामने आके तो ज़्यादा बेटर रहता, ठीक है। तो देखो आपका जो पेज होना चाहिए ना, जो अब जो नोटबुक लोगे आप, वो वाइट पेज का होना चाहिए, ठीक है। A4 सीट में वाइट जो सीट आती है वो चाहिए, जिसमें आप प्रिंट आउट निकलवाते हो वो वाली सीट, ठीक है। उसको स्पायरल करा लेना। अब आप छोटे बच्चे नहीं हो कि वो रूलर वाले पेज पे लिखोगे, ठीक है। तो ये जैसे एक 4 सीट है आपकी, तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर मार्जिन रखना है, ठीक है, मार्जिन रखना है ऐसे, ठीक है, ऐसे यहाँ पे मार्जिन रखना है, ठीक है, दोनों साइड, ताकि जो मैं नोट्स बनवाऊंगा क्लास में वो आप यहाँ पे नोट करना, इस पोर्शन पे, यहाँ पे इस पोर्शन में नोट करना वो, ठीक है। एंड कुछ मैं अगर एड ऑन बताऊंगा, कुछ एडेड टॉपिक बताऊंगा कि ये इस टॉपिक में ऐड कर लो, तो वो कहाँ पे ऐड करोगे आप, इस यहाँ पे ऐड करोगे, यहाँ पे ऐड करोगे, यहाँ पे ऐड करोगे, यहाँ पे, ताकि आपका एक ही पेज में आपके क्लास 11th के नोट्स भी तैयार हों, ठीक है, नीट एंड क्लीन होने चाहिए। और साथ में अगर कोई एडेड टॉपिक है, मतलब अगर कोई इंपॉर्टेंट मुझे लगा कि आपके फ्यूचर में आने वाले एग्जामिनेशन में काम आएगा किसी एग्जामिनेशन में, तो वो भी मैं यहाँ पे करा दूंगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे नोट्स आपके बनेंगे, ठीक है। बाकी आपको सब यहाँ पे पता ही है, मैंने बता दिया था कि आपको जो बुक्स हैं वो कौन सी फॉलो करनी है, ठीक है, लेटेस्ट एडिशन NCERT की फॉलो करनी है, ठीक है। और ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि जो क्लास 10 से क्लास 11th में आने का जो गैप है वो यहाँ पे एक थ्योरी गैप है। तो आपको अब जो आप, आई होप अब आपको ना थोड़ा सा बेटर फील हो रहा होगा। जो ट्रांजिशन का जो फेज़ है वो आपको स्मूथली निकालना है, ठीक है। ट्रांजिशन बहुत डिफिकल्ट होता है किसी भी चीज़ के लिए, तो ट्रांजिशन अगर आपने अच्छे से निकाल लिया तो आपके लिए बहुत बेटर होगा, ठीक है। तो आई होप आप सबको लेक्चर अच्छा लगा होगा। मेरे क्लास में मुंह बंद करके या फिर हाथ बंद करके नहीं बैठना है, सुन लेना है आपको लेक्चर, ठीक है। अगर सुनते नहीं रहना है, सिर्फ आपको पेन लेके बैठना है, ठीक है। तो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद। कोई सजेशन हो तो ज़रूर दे देना, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।